नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरा नाम है गौरव और हरियाणा में आपको बता दूं कि इलेक्शंस की जो पिच है वो तैयार हो चुकी है। आज नामांकन था, बहुत सारे लोगों ने नामांकन भर दिया है और टिकटों पे बहुत सारे हेरफेर हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आने वाली हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कुलभूषण शर्मा जी, और जो कि ऑल हरियाणा के प्राइवेट स्कूल्स के ये अध्यक्ष हैं। और सर से मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा के इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, हरियाणा में इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है ये बहुत ही इस बार द्वंद्व और युद्ध होगा इलेक्शन में कि दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत से जोर लगा रही हैं और उसके बाद दो पार्टियां और भी हैं जिनका लग रहा है कि वो कुछ वोट काटेंगी और कुछ पार्टियों से बहुत अच्छे परिणाम भी निकल सकते हैं। और निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार बहुत ताकत से जो है अपनी ताकत आजमाने जा रहे हैं। तो इस बार का इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और सभी लोगों की निगाहें जो हैं मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ हैं कि कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी। तो ये इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प मेरे हिसाब से होने जा रहा है। जी सर, चलिए बीइंग अ प्रेसिडेंट आप राष्ट्रीय जो हरियाणा के स्कूल्स हैं प्राइवेट जितने भी हैं उनके अध्यक्ष होने के नाते मैं कुछ चीज़ें आपसे भी पूछना चाहूँगा कि टीचर्स जो हैं बहुत सारे होंगे, है ना? तो आप 20,000 स्कूलों के करीब आपके अंडर जो 20,000 स्कूल हैं उनमें अगर हम टीचर्स की पर स्कूल की वैल्यू भी लगाएं तो बहुत सारे टीचर्स के वोट्स बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनका झुकाव किस तरफ होगा? देखिए, हमारे इस समय 20,000 से अधिक स्कूल हैं और 5 लाख कम से कम शिक्षक इनमें काम कर रहे हैं। बहुत सारे ड्राइवर और कंडक्टर सभी इस बार इलेक्शन को प्रभावित करेंगे क्योंकि जो पीछे का समय गुजरा है इन पे बहुत प्रभाव जो है समाज का पड़ा है। बहुत सारी इन पर जो है ऐसी ज्यादतियां भी हुई हैं जिसका जवाब शायद जो है इस बार शिक्षक देने का मूड बना रहा है। और शिक्षकों ने पीछे एक बहुत बड़ी रैली भी अंबाला अनाज मंडी में की जिसपे 15,000 के करीब लोग जुटे और सरकार को एक संदेश भी दिया कि इस बार शिक्षकों में एक बहुत बड़ा रोष है और जो स्कूल का सपोर्टिंग स्टाफ है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा रोष है। तो इस बार हमारी जो अगर शिक्षा से जुड़े हुए आप वोटर्स की गिनती देखेंगे तो 10% के करीब जो है हमारा वोटर है शिक्षक वर्ग से। और मैं ये नहीं कहता कि सभी एक तरफ जाएगा, लेकिन इस समय जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उसके प्रति अधिकतर शिक्षकों के मन में रोष है। जी, तो चलिए सर आपसे मैं एक और चीज़ भी पूछ लेता हूँ। आपने इतना समय इस इंडस्ट्री में बिताया है तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा। आपने इनेलो की सरकार भी देखी होगी जब वो सत्ता में थे, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, अब आपने बीजेपी की सरकार भी 10 साल देख ली। तो आपके हिसाब से आप कौन सी सरकार को कितने नंबर देंगे? और ये भी मुझे थोड़ा सा एलिबरेट कर दीजिएगा कि कौन सी सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स के लिए काम अच्छे किए? देखिए, 2003 में जो है नियमावली बनी और उस समय एसोसिएशंस में तेजी आई और स्कूलों का जो प्रतिनिधि संगठन थे उनका गठन होना, इकट्ठे होने शुरू हुए। उस समय माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी थे। तो चौटाला साहब को बहुत कम समय मिला कि वो स्कूल उनको परख सके या वो स्कूलों की समस्या जान सके। तो उन्होंने जो नियम बनाए उसको लेकर स्कूलों का बहुत उनके प्रति रोष था जिससे उनकी सरकार पर उसका प्रभाव भी पड़ा और उसका नतीजा बहुत गलत सामने आया। उसके बाद माननीय भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार आई, हमारे दूसरे मुख्यमंत्री आए, 10 वर्ष का कार्यकाल उनका भी रहा। तो उन्होंने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफी सारे वादे उन्होंने स्कूल वालों को पूरे किए। लेकिन उसके बाद जब 10 साल हुए तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति भी आई कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत सारी थी, जबकि भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने काफी काम किए थे। लेकिन अपेक्षाएं जब बहुत बढ़ गई तो उससे भी जो है उनको भी थोड़ा सा प्राइवेट स्कूलों की नाराजगी झेलनी पड़ी। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और लोगों ने बड़े ही प्यार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया। लेकिन उससे जितनी अपेक्षाएं थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कम खरी उतर पाई। पहले माननीय रामविलास जी जो है शिक्षा मंत्री रहे, उनके कार्यकाल में प्राइवेट स्कूलों को कोई भी राहत ऐसी नहीं मिली जिसको कुछ गुनाया जा सके। उसके बाद दोबारा कंवरपाल जी की शासनकाल आया, उसमें कुछ कार्य हुए, लेकिन जो स्कूलों को चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ज्यादातर निराशा का सामना प्राइवेट स्कूल, उनके शिक्षक और उनके प्रिंसिपल्स को करना पड़ा। उनको भेदभाव का शिकार होना पड़ा। उनके लिए जो हम सुरक्षा की नीति मांग रहे थे सरकार ने कहीं भी वहां पर गंभीरता
नहीं दिखाई। चलिए, कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही है कि शिक्षक वर्ग में थोड़ा सी नाराजगी मौजूदा सरकार के खिलाफ जरूर थी। तो चलिए, एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, आप जैसे अंबाला से बिलोंग करते हैं, तो अंबाला में अगर हम स्थिति का जायज़ा लें तो अंबाला में क्या लगता है कि किस करवट पर लोगों का ध्यान रहेगा? देखिए, अंबाला में, क्योंकि मैं अंबाला से बिलोंग करता हूँ, जहाँ तक मैं अंबाला सिटी की बात करूँ तो हमारे वहाँ से असीम गोयल जी जो है 2 बार विधायक रहे जी। और फिर वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे। लोगों को उनसे भी बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन वो अपेक्षा में प्राइवेट स्कूलों के मामले में, उनके शिक्षकों के मामले में जो उनकी मांगे थी, जैसे शिक्षक अपनी सुरक्षा चाह रहा था जी। ऐसे ही जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तो उनको था जो पैसेंजर टैक्स बच्चों पे लगाया गया, जो हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चे पैसेंजर नहीं हैं। जिनकी वोटें थी उनको तो हैप्पी कार्ड मिले, लेकिन जो मासूम बच्चे थे जिनकी वोट नहीं थी, उनके माता पिता की वोट थी, शायद माता पिता मेरी बात से समझ पाएंगे, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। उन पे 20 रुपए पैसेंजर टैक्स जो लगा हुआ, जो कांग्रेस की सरकार में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे माफ कर दिया गया था, इन्होंने उन नन्हे मुन्ने बच्चों पर टैक्स लगा दिया। उसको भी माफ करवाने में असीम गोयल जी बिल्कुल नाकाम रहे, और प्राइवेट स्कूलों की किसी भी मांग को मनवाने में मुझे नहीं लगता उनका कोई महत्वपूर्ण रोल रहा। तो उनके प्रति एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो है प्राइवेट स्कूलों की जी। जी जी। चलो, अगर स्कूल्स की बात ना हम करें, अगर स्कूल्स की, चलो स्कूल की हम पहले बात कर चुके हैं, स्कूल के जो मतलब टीचर्स हैं उनके तो थोड़ी सी नाराजगी है ही है। आम जनता का क्या रुख है अम्बाला में? देखो, आम जनता का रुख, अगर मैं अम्बाला शहर, नारायणगढ़ और अम्बाला कैंट की बात करूं, नारायणगढ़ से देखिए, हमारे सबसे पहले माननीय जो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनका वो हल्का है जी, बिल्कुल। और अभी आपने सांसद इलेक्शन में देखा, जब सांसदों की इलेक्शन की बारी थी, 22-23 हज़ार के करीब वोटों से जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी थे। तो वो संदेश पब्लिक ने बहुत ही क्लियर, स्पष्ट दे दिया कि वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और शायद मुख्यमंत्री जी भी को भी उस पर कहा जा सकता है स्पष्ट रूप में कि वहां उनके खिलाफ भी कोई ना कोई एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए वो, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो उनको नारायणगढ़ से इलेक्शन लड़ना चाहिए था। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने गृह इलेक्शन में जाऊं, क्षेत्र में जाऊं, जहां पर मेरे लोग हों, बचपन के दोस्त हों, मेरे रिश्तेदार हों, मित्र हों, जिनके साथ मैंने काम किया है। तो उनको दूसरा क्षेत्र ढूंढना पड़ा। तो नारायणगढ़ की जहां पर मैं आपको बात बता रहा हूं, तो वहां पर एक बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सारी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। इसीलिए उन्होंने नायब सिंह सैनी जी के लिए अलग क्षेत्र चुना। जी, बिल्कुल। और सिटी का मैंने आपको बताया, वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो वहां पर भी, कैंट की बात करें तो वहां पर एक टक्कर का दृश्य जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर अगर हम बड़ी स्पष्ट सी बात करें तो अनिल विज जी एक ताकतवर कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ चित्रा सरवारा जी ने भी काफी मेहनत की हुई है। चित्रा जी को टिकट तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मतलब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस आदमी ने मेहनत की होती है, हर एक का हक है, वो राजनीति में भी आ सकता है, वो समाज सेवा में भी आ सकता है। इसकी किसी की बपौती नहीं है कि वही लोग आएंगे। और परिवार में भी आज हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है, एज ए इंडिविजुअल उसका निर्णय लेने की भी उसकी जो है इंडिपेंडेंस है कि वो किस प्रकार के निर्णय लेता है। तो चित्रा जी ने बहुत देर से मेहनत की है, तो उनका भी हक बनता है कि वो मैदान में कूदें और अपने कार्य जो है वो लोगों से उसकी समीक्षा कर वोट की मांग करें। तो मैं तो इसको कोई गलत नहीं समझता अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो। जी, आपको क्या लगता है कि मुकाबला मतलब बीजेपी और कांग्रेस में ना होकर वहाँ मुकाबला चित्रा जी और अनिल विज के बीच होगा? हाँ, अभी भी बिल्कुल बीजेपी और आजाद कैंडिडेट। देखिए, ये बिल्कुल जो है आजाद चित्रा जी और अनिल विज जी के बीच में मुकाबला। कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जब टिकट का बंटवारा, पार्टियों का अपना अपना विशेषाधिकार है, वो किस आंकलन से टिकट देते, ये उनकी अपनी एक पैमाने हैं जिसके बारे में हम कुछ कॉमन मैन कुछ नहीं कह सकता। पिछली बार भी जब टिकट मिली तो चित्रा जी ने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था और 55,000 के करीब जो है अच्छी वोट प्राप्त की थी। तो अभी भी उन्होंने उसके बाद भी लगातार मेहनत की हुई है। दूसरी तरफ अनिल विज जी भी एक बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं। तो मुकाबला अब भी उनमें होने जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जो हमारे परविंदर परी हैं वो अपने आप को कहाँ कितना मजबूत साबित कर पाते हैं। उनके लिए एक ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो टिकट ले आए
पार्टी ने उनको टिकट दे दी, लेकिन अब उनके आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वो ग्रामीण क्षेत्र से वोट लेंगे, कैसे वो शहरी क्षेत्र से वोट लेंगे। वो पहले पार्षद भी रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी बिल्कुल कोई नए कैंडिडेट हैं, और उन्होंने भी कुछ सोच समझकर जो है अपनी टिकट अप्लाई की और टिकट पार्टी ने दी है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा, लेकिन मुख्य मुकाबला जो होगा जी वो चित्रा जी और अनिल विज जी के बीच में। पर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के जो परी जी हैं उनके और चित्रा के वोट आपस में बढ़ जाएंगे? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो परविंदर परी के वोट हैं वो कांग्रेस के ही वोट हैं, वो बड़ा स्पष्ट ये बट बात। फिर भी होता है कि चित्रा जी भी उसी पार्टी में थी और वो भी उसी पार्टी में थी, सेम वर्कर्स जो थे, सेम लोगों का रुझान था, लोग इधर उधर होंगे, अब क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जो परी जी की पृष्ठभूमि है वो पार्षद की पृष्ठभूमि है जी जब पार्षद के साथ लोग जुड़ते हैं वो पार्टी को छोड़कर जुड़ते हैं, जी और हर आदमी का अपना एक सर्कल होता है, काम करने का एक तरीका होता है। और जो परी जी का भी कार्य क्षेत्र है वो शहरी वोटों पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, और शहरी वोटों पे जो अगर कहीं पर काट होगी, ऐसे मुझे एक सीन याद आ रहा है कि पीछे हीरालाल यादव जी भी एक बार ऐसे ही परिदृश्य आया था, उसके बाद दोबारा आया जब पिछले विधानसभा में, लेकिन पिछले विधानसभा में जो कांग्रेस कैंडिडेट था वो उतनी वोट नहीं ले पाया था। अब ये डिपेंड इस पे करेगा कि परी जी कितनी वोट लेते हैं। जी 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 तो परी जी के ऊपर चुनौती भी है, वो जीत की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो कितनी वोट ले पाते हैं वो शहर में शायद दोनों ही कैंडिडेटों की वोट पे बंटवारा उस पे होगा मेरा हिसाब। तो चलिए देखना ये दिलचस्प होगा, वहाँ पर थोड़ा इलेक्शन जो है वो रोमांचक स्थिति में होगा। तो पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय पार्टियों का योगदान, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए सर, उनका क्या रहेगा? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों में जो इनेलो का और गठबंधन हुआ है बसपा का, तो वो एक थोड़ा सा रोल कहीं पर उनका सिरसा में, वो कहीं मजबूत स्थिति में, जो मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर सिरसा में एक मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। तो वो भी एक वोट शेयर को लेकर जाएंगे, और बाकी देखे जनता के दिल में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है जी जी कि जातीय आधार पर भी वोटें पड़ती हैं। बिल्कुल। तो अभय जी कितनी वोट लेके जाते हैं, और क्या बसपा का जो मूल कैडर का वोट है जी जी वो बसपा को वोट करता है या कांग्रेस को, जी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये बहुत दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ जो जाट समुदाय की वोट है वो भी किधर जाती है, क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ झुकती है या उसका बंटवारा भी होता है। ये दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण रोल इस पे रहेगा कि क्या बसपा अपने मूल वोट को ले जा पाती है, क्या उनकी राष्ट्रीय जो लीडर हैं वो आकर यहाँ प्रचार करते हैं और अपने कैडर को अपनी तरफ खींच पाते हैं। जी नहीं तो कैडर जो है वो कांग्रेस का भी वही कैडर है और बसपा का भी वही बिल्कुल कैडर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा दिलचस्प इस पे रहेगा कि किस प्रकार से इलेक्शन को लड़ा जाता है, किस प्रकार से लोगों को जो है अपने साथ बांधने का प्रयास नेता लोग कर पाते हैं। चलिए इस पे हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आने वाले समय में सर को हम फिर बुलाएंगे और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा नई नई चीज़ें सामने आएंगे, नई गठबंधन होंगे, नए लोग जुड़ेंगे, नए लोग निकलेंगे। और सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जुड़े रहिए सर, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ आपका अपना